हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। कल का जो टॉपिक था वो अवध पंजाब रणजीत सिंह था। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध जो था, अवध का स्वतंत्र किसने मतलब उसको बनाया था या उसको अपने आप को सबसे पहले नवाब वहां का किसने घोषित किया था? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सादत खां। ठीक है, सादत खां या सादत खान कुछ भी लिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग बुकों में थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग नाम लिखे होते हैं। ठीक है, तो सादत खान बुरहान उल मुल्क इसका पूरा नाम था। लास्ट क्लास में शहादत खां के बारे में हमने पढ़ा कि वो सबसे पहले आया कहाँ से, ईरान से। उसके बाद जो है कड़ा मानिकपुर में जॉब करता है, सैयद बंधुओं के साथ मिल जाता है, जहांदार को गद्दी पर हटाने के लिए वो उसकी पूरी हेल्प करता है। उसके बाद उसको बयाना की सूबेदारी मिल जाती है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता हुआ जाता है, सेकंड जो चीज़ें होती है वो क्या होती है कि वो चिनक्लिज खां और जैसे जो निज़ाम था, चिनक्लिज खां और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मिलकर सैयद बंधु की हत्या कराता है। उसके बाद उसको अवध की सूबेदारी मिलती है और अवध उसको जब मिलता है तो उसको सूबेदारी उसको मिलेगी अवध की, उसको नवाब नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ सूबेदारी मिलेगी। पर वो अपने आप को अवध का नवाब घोषित कर देता है। ठीक है, उसके बाद इस उपाधि मिलने पर ना, इस अवध मिलने के बाद जो रंगीला है उसको एक चीज और देता है जिसमें एक उपाधि थी बुरहान उल मुल्क। तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, मोहम्मद शाह रंगीला की हेल्प उसने जो की थी सैयद बंधु को हटाने के लिए, तो उसके लिए ये बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली थी। तो सादत खान बुरहान उल मुल्क इसका पूरा नाम जाना जाता है। तो आज जो रहेगा हमारा क्वेश्चंस अवध से रिलेटेड ही रहेंगे और आपके पंजाब से रिलेटेड ही। ठीक है, तो उसी को हम पूरा कवर करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद सफदरजंग, ये इसके बाद बनता है। सादत खां के बाद जो इसका दामाद बोला जाए या भतीजा बोला जाए, ये कौन था? सफदरजंग खां था। ठीक है, उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बंगाल में ये मुर्शिद कुली खां, ठीक है, जिसने बंगाल की स्वतंत्रता को स्थापित किया था या बंगाल का नवाब अपने आप को घोषित किया था। हुसैन कुली खां, इसको हम अकबर के टाइम में पढ़ते हैं, पंजाब का सूबेदार था। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ लिया था कि दुधारू गाय के रूप में किसको कहा गया? अवध को। दुधारू गाय के रूप में अवध को कहा गया है। दुधारू गाय है, कामधेनु गाय है, ध्याय है, राज्य है, बफर स्टेट है, ये सब अवध के लिए यूज किए गए। भाई आज जो वीडियो है थोड़ी सी अलग से कलर की है, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये मत सोचना कि मैम वीडियो आपकी ब्लर है। ये है, कैमरे में कोई इशू है, ठीक हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य को राजधानी, मतलब महाराजा रणजीत सिंह थी ना, उसकी जो कैपिटल बता दीजिए आप कौन सी थी? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है, उसके बाद जो उनकी धार्मिक राजधानी बनी थी वो थी अमृतसर। ठीक है, ये पटियाला और ये कपूरथला भी उसी टाइम के थे क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी मिसल थी, 12 मिसलें थी ना। कितनी मिसल थी? 12। तो 12 मिसल में जो कपूरथला, यहाँ पे अहुलवालिया जो वंश है, अहुलवालिया मिसल की स्थापना हो रखी थी। पटियाला जो मिसल है, पटियाला है, नाभा है, जिंद है, वहाँ फुल्किया मिसल की स्थापना हो रखी थी। तो देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे और इसको थोड़ा सा समझेंगे। 1798 का टाइम था। अफगानिस्तान के जमान शाह ने यहाँ पे अटैक किया था। अफगानिस्तान के जमान शाह ने यहाँ पर, मतलब भारत पर अटैक किया था और पंजाब और लाहौर का एरिया जीत लिया था। पंजाब और लाहौर का एरिया जीत लिया था। किसने? जमान शाह ने। अब जैसे जमान शाह ने ये वाला एरिया जीता, पंजाब और लाहौर का, ये कौन था? अफगानिस्तान का शासक था। ये जीता तो जैसे ही इस पे अपना अधिकार करने चला तो इसको तुरंत से न्यूज मिली, खबर मिली कि काबुल में विद्रोह हो चुका है और काबुल को विद्रोह को ये दबाने के लिए चला गया। ठीक है, काबुल के विद्रोह को ये दबाने के लिए चला गया और जब ये वापस जा रहा था तो चिनाब नदी में इसकी 12 तोपें फंस जाती है। 12 तोपें, पर ये जल्दबाजी में था, उनको तोपों को चिनाब नदी में छोड़कर ही आगे चला जाता है। तो ये 12 तोपें रणजीत सिंह के द्वारा निकाली जाती हैं। ठीक है, रणजीत सिंह ने इन तोपों को निकाला और इन तोपों को निकाल कर किसको दे दिया था? वापस जमान शाह को भिजवा दिया था। जमान शाह को जब इसने तोपों को भिजवाया तो जमान शाह बोला कि तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। जमान शाह ने इसके बदले इसको लाहौर की सूबेदारी दे दी थी। ठीक है, लाहौर की सूबेदारी इसको दे दी थी। और जब इसको लाहौर की सूबेदारी मिलेगी 1790
क्या 1798 में, तो ये 1799 में क्या करेगा, 1799 में फिर एक मतलब इसको अपनी कैपिटल बना लेगा। 1799 में कैपिटल किसको बनाता है, लाहौर में। बाद में फिर क्या होता है, अमृतसर। अमृतसर ये भंगी मिसल, 12 मिसलों में से एक मिसल थी भंगी मिसल, और उस भंगी मिसल में उस पर अधिकार करेगा और 1805 में अमृतसर को अपनी राजधानी बना लेगा। अमृतसर को जो राजधानी बनाएगा वो धार्मिक राजधानी होगी। ये 1805 में भंगी मिसल से छीन लेता है, कब्जा कर लेता है। 1805 में इसको धार्मिक राजधानी बनाएगा। धार्मिक पूछी जाए तो अमृतसर, और लाहौर पूछी जाए तो ये राजनीतिक राजधानी है। ठीक है, ये राजनीतिक राजधानी है। पटियाला में था उस वक्त फुल्किया मिसल। ठीक है, फुल्किया मिसल की स्थापना यहाँ पे हो रखी थी, पटियाला, नाभा, जींद और कपूरथला। यहाँ पे कौन सी मिसल थी कपूरथला में, यहाँ पे थी आपकी अहूवालिया मिसल, अहुलवालिया मिसल। इसका जो मेन संस्थापक माना जाता है बाबा जस्सा सिंह है। काफ़ी जो उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जाती है बाबा जस्सा सिंह के बारे में, उसको मुगलों की तरफ से उपाधि मिली हुई थी। बाबा जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि, तो इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कभी पूछा जाए कौन सी मिसल के संस्थापक को या कौन सी मिसल के व्यक्ति को उपाधि मिली हुई थी, तो जो ये अहुलवालिया मिसल, इसका जो संस्थापक था बाबा जस्सा सिंह था, बाबा जस्सा सिंह। ठीक है, बाबा जस्सा सिंह था। इसको सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली हुई थी, सुल्तान ए कौम। ठीक है, मुगलों की तरफ से। तो पूछा जाए किसको सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली हुई थी, तो बाबा जस्सा सिंह को मिली हुई थी। और ये कौन सी मिसल का संस्थापक था, अहुलवालिया मिसल का। ऐसे ही पटियाला में यहाँ पे जो मिसल थी वो कौन सी थी, फुल्किया मिसल। फुल्किया मिसल, इसका जो मेन संस्थापक नहीं था, मतलब मेन व्यक्ति था बाबा आला सिंह, बाबा आला सिंह। ठीक है, इस बाबा आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने क्या क्या दिया था, एक उपाधि दी थी सबसे पहले, अतब ए आलम, तलब ए आलम, तलब ए आलम, ये वाली उपाधि थी। सेकंड एक नगाड़ा और एक निशान, नगाड़ा और एक निशान भेंट में किया था। तो कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि कपूरथला में कौन सी मिसल थी, पटियाला में कौन सी, या फुल्किया मिसल के किस व्यक्ति को, किसको जो है अहमद शाह अब्दाली ने तलब ए आलम की उपाधि दी है। तलब ए आलम की उपाधि के साथ एक नगाड़ा और ये जो है एक निशान भी भेंट किया था। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। रणजीत सिंह को जो कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था वो शाहसुजा से प्राप्त हुआ था। शाहसुजा, देखिए ये तो वो जमान शाह है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, अफगानिस्तान का जमान शाह जिसने भारत पर अटैक किया था, लाहौर पंजाब जीता था। ठीक है, शेर अली खां को हम पढ़ते हैं, किस में पढ़ेंगे, मुगलों में पढ़ा है हमने शेर अली खां को। ठीक है, दोस्त मोहम्मद ये काबुल का जो है क्या था, वहाँ का मेन प्रमुख था, वहाँ का सूबेदार एक तरह से मिला बना हुआ था, इसको शासक बना हुआ था। पर उसके बाद इसकी जगह पे शाह सुजा को बैठा दिया गया था। जो नादिर शाह है, नादिर शाह जो लूट में लेके गया था कोहिनूर हीरा, फिर वो वहाँ के जो उत्तराधिकारी शाह सुजा के पास था, और शाह सुजा ने ये फिर किसको दे दिया था, ये आपके रणजीत सिंह को दे दिया था। और रणजीत सिंह के काल में ये रहेगा। उसके बाद रणजीत सिंह का जो पुत्र है दिलीप सिंह, जिसको लास्ट में 1849 में पंजाब का विलय करने के बाद पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था, इंग्लैंड भेज दिया गया था। इंग्लैंड भेजने के बाद इसने वो जो है कोहिनूर का हीरा किसको दे दिया था, कोहिनूर का हीरा रानी को दे दिया था, और अब वो वहीं पर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसको तो शाह सुजा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है सम्मिलित कर लिया गया था, या उसका विलय कर लिया गया था। अभी हमने पढ़ा
था 1849 में, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसमें दो आंगल सिख युद्ध होते हैं। तो पहला जो आंगल सिख युद्ध होगा वो 1845 से 46 होगा। दूसरा आंगल सिख युद्ध होता है जो 1849 में होता है। और 1849 में 3 युद्ध होते हैं। रामनगर का है, चिलिया वाला या चिलियान वाला भी लिखा होता है, ठीक है, गुजरात। और गुजरात के युद्ध में सिखों की हार होने के बाद 1849 में इसका विलय कर लिया जाता है। किसका? पंजाब का विलय कर लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि की, जिससे संपादित जिसके उसे सतलुज की मतलब ये कहते हैं कि जो ये संधि हुई थी 1809 में अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। और इस संधि में उसे सतलुज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ये संधि किसके साथ होती है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही होगी, या फिर स्पेशल पूछा जाए तो मेटकोफ था, या फिर गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड मिंटो था। कुछ भी पूछा जाए, लॉर्ड मिंटो ने अपना एक दूत भेजा था मेटकोफ, और उसके रणजीत सिंह के बीच क्यों है ये संधि होती है, जिसमें स्पेशली कहा गया था कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के आपको विस्तार करना है। एक बार समझ लीजिए जो ये नदी थी कैसे थी ये, देखिए जैसे यहां से थी सिंधु नदी, ठीक है, उसके बाद झेलम है, ठीक है, झेलम के बाद क्या थी? चिनाब थी, उसके बाद रावी थी, रावी के बाद जो है ये व्यास नदी थी, व्यास नदी के बाद यहाँ सिंधु नदी थी, और ये सॉरी सतलुज नदी थी। और ये जो सतलुज नदी है ना, ये सतलुज नदी स्पेशल बनाई गई थी बाउंड्री, ठीक है। और ये तो आपको पता है सिंधु नदी तो यहाँ तक जाती हुई है। और ये जो नदी थी यहाँ पे थी झेलम, यहाँ पे चिनाब थी, यह रावी थी। चिनाब और रावी वाला जो एरिया था बीच का, वहां पे क्या था ये वाला, ये आपका सुकर चकिया मिसल की स्थापना यहाँ पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे थी वो कौन सी थी? व्यास नदी थी। तो ये जो सतलुज नदी है ना, इस सतलुज नदी के पास कहते हैं कि आप ऊपर जितना मर्जी अधिकार कर सकते हो, जैसे पेशावर में है, काबुल में है, कश्मीर में है, जहां मर्जी आप अधिकार कर लो, पर आपको इससे नीचे नहीं आना था। तो इसके उत्तर में विस्तार करने की स्वतंत्रता दी गई थी, सिर्फ इसको खुश करने के लिए कि इसके नीचे की स्वतंत्रता रोक दी गई थी, तो इसलिए ऊपर के लिए कहीं ना कहीं इसको क्या करना था, कहीं ना कहीं खुश करना था। तो ये वाली जो है कंपनी के बीच होती है। नेक्स्ट है, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, एक सिख सैनिक द्वारा इस किस कथन को किस अवसर पर कहा गया था? भाई आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा क्या हुआ था कि भाई उसने ये कथन कहना पड़ा, किस चीज में कहा था? तो ये 1809 की जब अमृतसर की संधि हुई थी, उस संधि के बाद ऐसी बात कही गई थी कि भाई आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है, क्योंकि 1809 की संधि के बीच इसकी जो है उत्तर की सीमा तक विस्तार करने के लिए कह दिया गया, तो कहीं ना कहीं बाउंडेशन इस पर लगा दी गई थी। जो सतलुज नदी थी ना, सतलुज नदी के ना तो आप पूर्व में अधिकार कर सकते थे, ना यहाँ पे दक्षिण में कर सकते थे, सिर्फ आप उत्तर और पश्चिम में अधिकार करने का जो अथॉरिटी मिल गई थी। तो 1809 की संधि थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से किन कौन सी 3 परिषद थी? जब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पंजाब का विलय हो गया था 1849 में, तो कहीं ना कुछ तो करना था कि पंजाब का शासन चलाने के लिए। अब सीधा सीधा एकदम से किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो शासन नहीं दिया, तो इसकी एक परिषद बनती थी, तो जिसमें 3 लोग थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, पहले था सर हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। सेकंड नंबर पे था जॉन लॉरेंस, और फिर आपका था मेलकम या मेंसन, ये नाम लिखे हुए थे, ठीक है, चार्ल्स मेल्सन, ये थे। इसको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ था पूरे प्रशासन को चलाने का, प्रशासनिक व्यवस्था इसके हाथ में थी, इसके पास राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है, और इसके पास जो थी वो थी न्याय व्यवस्था थी। तो इनमें से 2 तो दिए हुए, ये और ये, तीसरा नहीं दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में आया हुआ है, और इस पे मतलब वो हो गया था, कैंसिल कर दिया था, या फिर 1 नंबर दे दिया था सभी को, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम किसी एक ऑप्शन के साथ थोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि ये भी थी और ये भी था परिषद में, और आंसर में ये ही दिखा कि कौन सा था इसमें, पर इसमें तो 2 थे, इसको करे या इसको करे, तो इसके अंदर दोनों है। तीसरा जो है वो मेल्सन है। अगर कहीं ये तीनों पूछे जाए क्या तीनों थे, तो आप याद रखना तीनों नाम को। नेक्स्ट चलते हैं। मुदकी रामनगर
महिदपुर लासवरी। देखिए ये क्या था, ये ना प्रथम आंगल सिख युद्ध होता है और द्वितीय आंगल सिख युद्ध होता है। तो द्वितीय मैंने आपको बता दिया, द्वितीय में रामनगर, चिलियावाला और गुजरात, तीन तरह के युद्ध होते हैं। उससे पहले जो होता है वो प्रथम आंगल युद्ध होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से होते हैं। इसमें एक तो मुदकी का युद्ध होता है। प्रथम आंगल सिख युग में बहुत सारे मतलब अलग अलग छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं। मुदकी का युद्ध है, फिरोज शाह का युद्ध है, ठीक है, उसके बाद अलीवाल का युद्ध है। ऐसे बहुत सारे इसमें युद्ध हुए थे। तो हमसे पूछा जाए कौन सा था, तो मुदकी का पहले में सिख में हुआ था, पहले प्रथम सिख में। तो मुदकी का प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध था। रामनगर का द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध था। तो ये मिलान कर लीजिए, ए का थर्ड कहाँ है भाई, ये रहा, और बी का फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो सी का क्या है, सेकंड। महिदपुर जो है, आंगल मराठा युद्ध जब चल रहे थे उनमें एक युद्ध का नाम महिदपुर था। लसवारी जो युद्ध था वो द्वितीय आंगल मराठा युद्ध हुए थे जब लसवारी युद्ध बोला गया था। तो ऐसे ही हमें याद रखना है। तो राइट आंसर इसका बी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु हरराय। तो ये आपको सभी को याद होंगे गुरुओं के जो नाम है। वैसे तो हम इसको अलग से एक टॉपिक लेंगे, पर ये एक ही क्वेश्चन आया है तो बीच में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक है, गुरु नानक, ठीक है, ये तो बिल्कुल याद रहते हैं। गुरु अंगद है, अमरदास है, रामदास है, अर्जुन देव है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन देव के बाद जो है हर गोविंद है, गुरु गोविंद नहीं, हर गोविंद। तो ये चीज याद रखना, हर गोविंद है। उसके बाद हर राय है, हर राय के बाद हर किशन है, हर किशन के बाद तेग बहादुर है, और तेग बहादुर के बाद जो रहेंगे वो कौन से गुरु रहेंगे, वो रहेंगे गुरु गोविंद सिंह। तो अभी हमें सीरीज में लगाना पूछा गया है, तो पहले नंबर पे आपका कौन आएगा, गुरु अंगद आएगा, क्योंकि गुरु नानक इसमें दिए गए नहीं है। तो पहले नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे गुरु अंगद, ठीक है। पहले नंबर पे गुरु अंगद है, तो आप ढूंढ लीजिए पहले नंबर पे ये रहे। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे जाइए, तो गुरु अमरदास है, ठीक है। तीन के बाद आपके जो आने वाले हैं, तीन के बाद आपके आएंगे फर्स्ट, ठीक है, पहले तीन, उसके बाद आपका फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपके कौन आएंगे, गुरु हरगोविंद सेकंड, और उसके बाद जो आपके आएंगे गुरु हर राय, ठीक है। अब साइड में एक सीरीज लिख लेना और फटाफट से मिलान कर लेना। तो पहला तीन है, फिर एक है, फिर दो है, चार, ये वाला है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो हम कभी भी अगर ऐसे तरह के क्वेश्चन आए और आप फटाफट से साइड में वो नाम लिख लीजिए और उसके बाद मिलान कर दीजिए, जिसमें इजी रहेगा, क्योंकि बार बार माइंड से रिकॉल करते ना तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो एक बार लिख लीजिए, लिखने के बाद फटाफट से अपनी सीरीज को मिलाइए और जोन सा आपको राइट लगे उसके बाद फिर आगे चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, अवध के नवाबों का सही कालक्रम लगाइए। जो अवध के नवाब है उनका हमें सही कालक्रम लगाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा तो जानना होगा कालक्रम, थोड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो अवध का जो नवाब है शहादत खां था पहला, जिसने स्थापना की थी, शहादत खां। आगे उसकी उपाधि है बुरहान उल मुल्क, ठीक है। उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद था सुजाउदौला, उसके बाद था आसफ दौला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा वजीर अली, वजीर अली खां, ठीक है। उसके बाद शहादत अली खां, शहादत अली खां, याद रखना आपको, कभी शहादत खां या शहादत अली खां, क्योंकि इसके टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो हुई थी सायक संधि। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा शहादत के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वो रहेगा वो हमारा रहेगा शहादत अली खां के बाद गाजिउद्दीन, गाजिउद्दीन हैदर अली खां, उसके बाद नासिरुद्दीन अली खां। बीच में एक दो छोटे छोटे से भी है, एक था अहमद अली, अमजद अली, अमजद अली, उसके बाद था वाजिद अली। अब ध्यान से देख लेना इनको, ठीक है। और हमसे अब सीरीज में लगाना पूछा जाए तो वो हम अभी देखेंगे।
तो अभी अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले वाजिद अली जो रहेगा वो लास्ट रहेगा, ठीक है। उसके लिए हमें बीच के सारे भी तो जानने होते हैं, कोई भी पूछ ले। पहला था आपका शहादत अली है, देखना ये ध्यान रखना, ये शहादत अली पूछा गया है ना कि शहादत खां पूछा गया है। तो उससे पहले आया था आपका शहादत के बाद सफदरजंग, सफदरजंग के बाद सुजाउदौला, तो फर्स्ट नंबर पे आपका ये आएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सुजाउदौला, सुजाउदौला के बाद जो आपका आता है आसफ दौला, ये रहा थर्ड। आसफ दौला पढ़ा हमने, आसफ दौला के बाद जो आएगा आपका वजीर अली आएगा, और वजीर अली के बाद आएगा शहादत अली, शहादत अली मतलब 2 नंबर। और लास्ट में हमने पढ़ा था वाजिद अली शाह। तो 1 3 2 4 कहाँ पे है, 1 3 2, ये रहा 1 3 2 4 नहीं, 1 1 3 2 4, ठीक है, ये वाला 1 3 2 और 4, ये वाला राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1801 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली खान ने लॉर्ड वेल्जली के साथ सहायक संधि की थी, बिल्कुल। जो ये शहादत अली था ना, जो मैंने अभी आपको बढ़ाया यहाँ पे, शहादत अली, इसकी लाइफ में ना 3 अंग्रेजों का रोल रहता है। एक तो जॉन सोर, जॉन सोर जो अंग्रेज था ना, वो इसको कहता है कि 50 लाख रुपए मेरे को दे और तब मैं तेरे को अथॉरिटी दूंगा गद्दी पर बैठने के लिए। तो ये गद्दी पर बैठने के लिए 50 लाख रुपए देता है, ठीक है। तो जॉन सोर को ये गद्दी पर बैठने के लिए 50 लाख रुपए देता है। मैंने कहा था नहीं, पूरा लूट रहे थे अवध वालों को। फिर जो रहेगा वेल्जली, वेल्जली इससे सहायक संधि करता है, ठीक है। वेल्जली जो है इससे सहायक संधि करेगा। वेल्जली तो सबसे सहायक संधि, या वेलंजली वेलजली कुछ भी लिखा हो, तो ये सबसे सहायक संधि ही करता है। इसकी जो अवध की सेना भंग कर दी जाती है, बस इतनी ही सेना रखी जाएगी जो टैक्स वसूल कर सके, भू राजस्व वसूल कर सके, बस इतना ही इसके साथ होता है, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग 2 करोड़ रुपए में इसको राजा की उपाधि देता है। तो तीसरा जो अंग्रेज रहता है इसकी लाइफ में, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहता है। वो क्या करेगा, वो 2 करोड़ रुपए के बदले इसको राजा की उपाधि देता है। तो ये वाली लाइन राइट है। 1775 में आसफ दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि की थी, बिल्कुल, कल भी मैंने आपको बताया था। ये वाला जो आसफ दौला है ना, ये इसके साथ वारेन हेस्टिंग के साथ एक संधि होती है जिसको फैजाबाद की संधि कहते हैं। इस फैजाबाद की संधि में बनारस अंग्रेजों को मिल जाता है, बनारस की जो जागीर अंग्रेजों को मिलेगी। बदले में आसफ दौला इसको कहता है कि आपको हमारी बेगमों की रक्षा करनी होगी, उनके सम्मान की, उनकी संपत्ति की। पर बाद में ऐसा नहीं होता है, उनकी बेगमों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और जिसके बाद जो हेस्टिंग्स पर महाअभियोग चलाया जाता है। तो दोनों ही राइट है। तो ए और बी दोनों ही राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब के अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद प्रशासन के संचालन के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन हुआ था। हाँ, अभी अभी तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पता है हमें तो भाई, हमसे बार बार क्या ही पूछ रहे हो, हमें तो पता है। 3 सदस्यीय बोर्ड, जिसमें कौन कौन था, जिसमें हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और 4 मैनसोल थे, ठीक है। जॉन लॉरेंस इस बोर्ड के अध्यक्ष थे ना जी, जॉन लॉर्ड जो ये थे लॉरेंस इसके अध्यक्ष नहीं थे। बाद में हालांकि 1853 में चीफ जो मेन हेड बनते हैं, बट अब तक नहीं थे। तो ये दोनों राइट है, मतलब 1 और 2 राइट है, ये वाला। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, सुमेलित करनी है। मिसल दी हुई है, 12 मिसलें हैं, आपसे पूछी गई कौन कौन सी मिसल है। तो जो भंगी मिसल है ये लाहौर से अमृतसर का एरिया था। कन्हैया मिसल है ये अमृतसर से उत्तर का क्षेत्र था। फुल्किया मिसल है सतलुज से दक्षिण का था। और लुवालिया मिसल है वो जालंधर से दोआब का क्षेत्र था। आपका आज का ये होमवर्क है, आप 12 की 12 मिसल्स के जितने भी हेड है वो सब याद करोगे। उसके बाद इनका सारा जो एरिया है वो याद करोगे, ठीक है। बुक्स में लिखा है, कहीं भी बुक्स में और गूगल्स पे कहीं भी सर्च करके आप एक पेज पे नोट डाउन करके आप खुद भी थोड़ी मेहनत किया करो। कुछ भी आपको नया लगता है कि ये वाली चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, आप वो सब नोट डाउन कीजिए और सारी की सारी मिसल को याद करिए। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। अगर क्वेश्चन बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पूछा गया है तो सिर्फ मिसल को मिलान करने में दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड दिया गया है तो ये वाला एरिया दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एरिया आपको उसमें से सर्च करके पढ़ने हैं। यह अहलुवालिया मिसल मैंने अभी आपको बताई थी, फुल्किया मिसल भी मैंने आपको बताई थी। और कन्हैया मिसल का जो संस्थापक रहेगा जस्सा सिंह है, सॉरी, कन्हैया का जो रहेगा ये जय सिंह रहेगा, जय सिंह। इसका जो रहेगा भंगी मिसल का जो मतलब संस्थापक जिसको माना जाता है वो छज्जू सिंह है, छज्जू सिंह भंगी मिसल का, ठीक है, संस्थापक है। उसके बाद फुल्किया जो मिसल है मैंने अभी बताया था, बाबा आला सिंह तो इसके मेन हेड थे। बट जो इसके जो मतलब मेन मेन का मतलब जिसका नाम ऊपर उभर के आता है, पर जिसके संस्थापक थे ना वो थे चौधरी जाट
छोटू, मतलब कुछ इस तरह का था। सिंधु जाट चौधरी, सिंधु जाट चौधरी इसके संस्थापक थे। भाई ये पेन क्यों गायब हो जाता है लिखने के बाद। और अहुलवालिया जो मिसल है ये इसके बाबा जस्सा सिंह ही थे, तो इसके थे बाबा जस्सा सिंह। सुंदर सुंदर लिख देती हूँ, वैसे भी मैं पूरी खिचड़ी बना के रखती हूँ। भंगी मिसल के छज्जू सिंह है, कन्हैया मिसल के जय सिंह है। ऐसे याद कर लेना, भंगी है और वो उसका छज्जा था एक, वही भंग कर दिया था, छज्जा भंग कर दिया था। कन्हैया की हमेशा जय जय होती है तो जय सिंह था। फुलकिया मिसल है वो था सिंधु जाट चौधरी, वो जाट है उसको पूरा फूल दे रहा है, किसको दे रहा है, फुलकिया मिसल। आपको पता है इसको क्या मिला था, जो यहाँ का जो संस्थाप वो था मेन बाबा आला सिंह को, उसको मिला था अहमद साहब दाली से एक नगाड़ा मिला था और एक निशान मिला था और तलब ए आलम की उपाधि मिली थी, तो इसी का था वो, ठीक है, फुलकिया मिसल का। अहवालिया मिसल बाबा जस्सा सिंह थे और इसको सुल्तान ए कौम कहा गया मुगलों के द्वारा, ठीक है। और हमारे क्वेश्चंस लास्ट रहते हैं। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन कथनों को देखिए और चेक करके हमें बताइए कि क्या ये ठीक है क्या ये गलत है। तो क्वेश्चन जो रहेगा चेत सिंह ध्यान सिंह सिहनवालिया गुट से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या है, चेत सिंह ध्यान सिंह सिहनवालिया दो गुट बनते, एक तो गुट था डोगरा, ठीक है, एक तो जो गुट था वो था डोगरा गुट। एक मिनट एक मिनट, एक तो था, बस 2 मिनट रुक जाइए, बस कंप्लीट होने वाला है। डोगरा गुट, डोगरा गुट, फोन डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो था डोगरा गुट और एक जो दूसरा गुट था वो था ये आपका संघनवालिया गुट, ठीक है, सिहनवालिया लिखा होगा या संघनवालिया लिखा होगा। पहले मैं डोगरा गुट के बारे में आपको बता देती हूँ। जब रणजीत सिंह का दरबार था, ठीक है, उसके दरबार में गुटबाजी चलनी शुरू हो गई थी। गुटबाजियों में दो गुट बन गए थे, एक डोगरा गुट। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद गुटबाजी हो गई थी भी कौन गद्दी पर बैठेगा। एक डोगरा गुट था और एक सिहन वालिया गुट था। डोगरा गुट में जो मेन व्यक्ति थे वो याद रखना, गुलाब सिंह डोगरा, सुचेत सिंह डोगरा, ध्यान सिंह डोगरा। और जो सिहन वालिया गुट था, सिहन वालिया या सिंघा वालिया भी लिखा आ सकता है, ये वाला गुट ध्यान से सुनिए, इसमें था शेर सिंह, शेर सिंह उसका बेटा भी था और इस गुट में भी था, अजीत सिंह, फतेह सिंह, फतेह सिंह, चेत सिंह या चेत्र सिंह, ठीक है। ये दो अलग अलग गुट थे। अब आपसे पूछा जा रहा है चेत सिंह और ध्यान सिंह सिहन वालिया गुट के थे, चेत सिंह और ध्यान सिंह, जी नहीं, ये अलग का था और ये अलग का था, तो पहले वाला गलत है। सुचेत सिंह और गुलाब सिंह डोगरा गुट के थे, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह बिल्कुल राइट है। तो सुचेत सिंह और गुलाब सिंह तो डोगरा गुट के थे, पर जो ये इसमें ना ये ध्यान सिंह तो इसके अंदर था इसमें नहीं था, तो जो चेत सिंह और ध्यान सिंह वो गलत है, क्योंकि ध्यान सिंह गुला जो है डोगरा गुट का था और चेत सिंह था वो सिंघन वालिया गुट का था। तो जिसका राइट आंसर आपका जाने वाला है ओनली 2, तो ये वाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आंगल युद्ध है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, उसको आप देख लेना एक बार। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखते हैं। नेरेटिव, ये जो अवध का विलय किया गया था उसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के बारे में कहते हैं नेरेटिव ऑफ ए जनरी थ्री द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। ये रिपोर्ट आई थी जो अवध के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। एक आई थी जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50। एक आती है आउटरम्स रिपोर्ट। देखिए ये वाली जो रिपोर्ट लेके आता है वो एक पादरी था, अंग्रेज पादरी, जिसका नाम था बिशप हेवर। ये वाली रिपोर्ट इसके द्वारा लाई गई, ये थी 1740 1848 में, ठीक है। ये वाली जो रिपोर्ट आती है ये स्लीमेन के द्वारा आती है, स्लीमेन। ये रिपोर्ट आएगी 1849 से 50। ये वाली जो रिपोर्ट आती है ये आती 1856 में, और हमसे मिलान करने के लिए पूछा गया, तो पहले नंबर पे आपकी आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला, ठीक है।
ये रिपोर्ट आएगी जब उसका जो अवध का जो विलय किया जाता है, तो कहा जाता है कि 3 रिपोर्ट आती है और इसकी रिपोर्ट को गैर सरकारी बताया जाता है, इसकी रिपोर्ट को सरकारी बताया जाता है, ऐसे इनके बारे में कहा गया है। एक स्लीमेन की रिपोर्ट भी आती है। पर जो इसका विलय किया गया था वो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया था। 3 रिपोर्ट आती है, कभी भी आपको पूछी जाए ये किसके द्वारा लाई गई, ये किसके द्वारा लाई गई और ये किसके द्वारा लाई गई, फिर आपको टाइम पूछा जाए ये कब आई, ये कब आई और ये कब आई, तो आउटरम्स की तो आउटरम्स के द्वारा ही लाई गई। जनरली थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50, ये स्लीमैन के द्वारा लाई गई। नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ये पादरी बिशप हेवर के द्वारा लाई गई थी। मतलब रिपोर्ट के मतलब सारी उनकी जानकारी थी, क्या गलत है क्या सही है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी इसके अंदर थी। तो आज हमारा कंप्लीट होता है हमारा ये वाला टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और प्लीज़ वीडियो को अच्छे से लाइक और अपने कमेंट जरूर कर दिया करो, हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं अगली जो वीडियो एक की जगह फिर दो दो लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।